नमस्कार। ग्राम पनवाड़ी, जिला शाजापुर में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां एक ऐसा मंच है जहां बैठकर किसान अपनी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों के माध्यम से कराते हैं। जहां विशेषज्ञ नई नई तकनीकी जानकारी देते हैं, जैविक खेती के बारे में जानकारी देंगे, कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देते हैं और समय पर किसानों को कौन सी सामूहिक खेती करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देते हैं। ख़ास तौर से जैसे बीज उपचार कभी कभी किसान भाई नहीं करते, करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है, ये तमाम जानकारी हमारे विशेषज्ञ उपस्थित किसानों के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के किसानों को जानकारी देंगे। आज हमारे बीच में हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस धाकड़ साहब। आप हमें भूमि जल संरक्षण के बारे में जानकारी देंगे। उनके पास ही हैं डॉक्टर गायत्री वर्मा जी। आप मोटे अनाज से संबंधित, श्री अन्न से संबंधित जानकारी देंगे हमारे किसान भाइयों को। उनके पास हैं डॉक्टर मुकेश सिंह जी। किसानों को बीज उपचार कैसे करना चाहिए और इस समय जायद मौसम में कीट प्रबंधन कैसे करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देंगे। उनके पास में ही हैं डॉक्टर डी.के. तिवारी जी। आप किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देंगे और सामूहिक चर्चा के बारे में जानकारी देंगे। पास में ही एक ग्राम पनवाड़ी के सफल किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है, वो भी अपने अनुभवों को साझा करेंगे। तो आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे बीच में बड़े ही कुशल, सफल और उन्नतशील किसान हैं, आप सबका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं धाकड़ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे किसान भाइयों को भूमि जल संरक्षण और कृषि यंत्र के बारे में जानकारी दें। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हम लोग जानते हैं कि अभी मानसून का सीज़न हमारा शुरू ही होने वाला है और 15 जून तक लगभग पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ शाजापुर ज़िले में हमारी मानसून की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग बलसार जल का संरक्षण कैसे करें। हमारे पास में लगभग अभी 15 से 20 दिन का समय है जिसमें हम लोग भूमि और जल संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न संरचनाएं हैं वो बना सकते हैं, जिससे कि मृदा का कटाव रोक सकें। मृदा के कटाव को रोकने के लिए किसान भाइयों हम लोग अपने खेतों में मेड़-बंधान बनाएं, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी बह के जा नहीं सके। मेड़-बंधान बनाने के लिए आप ट्रैक्टर चलित बहुत सारे कृषि यंत्र हैं, इसका प्रयोग करके आप लोग मेड़-बंधान आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों जल संरक्षण के लिए बनाने के लिए आप लोगों को रिचार्ज की बहुत सारी संरचनाएं बनानी चाहिए। हमारे शाजापुर ज़िले में कई किसान भाई कुएं से सिंचाई कर रहे हैं, कई ट्यूबवेल से कर रहे हैं, जिनका जल स्तर जनवरी या फरवरी या दिसंबर में कई लोगों का पानी ख़त्म हो जाता है। उसको रिचार्ज करना है, जैसे हम लोग मोबाइल का रिचार्ज करते हैं उसी तरह की रिचार्ज संरचना हम लोग ट्यूबवेल के आसपास, कुएं के आसपास बनानी है। जैसे ट्यूबवेल के आसपास हम लोग संरचना बनाएंगे तो ट्यूबवेल के केसिंग के चारों ओर लगभग हम लोग 10 फीट की गोलाई में एक गड्ढा खोदेंगे, 10 फीट गहरा ही रहेगा। उसके बाद इस गड्ढे में हम लोग सबसे निचले वाले हिस्से में बड़े वाले बोल्डर, सबसे बीच वाले हिस्से में हम लोग छोटे वाले बोल्डर, सबसे ऊपरी वाली सतह है जो हमारी रिचार्ज संरचना की, उसमें हम लोग रेत, साफ़ रेत, नर्मदा सैंड है उसकी या लोकल रेत उपयोग में ला रहे हैं तो उसको पानी में धो के उपयोग में लाना है। ये हमारी रिचार्ज की संरचना बन गई। अब हम लोगों को व्यवस्था ये करनी है कि पानी को इकट्ठा करके एक नाली बना देना है, जिसके हमारे पूरे खेत का पानी उस नाली के माध्यम से रिचार्ज संरचना में आ जाए। तो जिससे पूरा खेत का पानी आएगा तो हम लोग लाखों करोड़ों लीटर पानी एक ट्यूबवेल या कुएं के माध्यम से ज़मीन के अंदर भर सकते हैं। इस तरह की संरचनाएं बनाएं। शाजापुर ज़िले में जल भंडारण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग जो तालाब है वो काफ़ी सफल मॉडल रहा है। हमारे यहाँ के कई किसान बना रहे हैं, तो वो मॉडल भी आप लोग अपना के हम लोग जल संरचना बना सकते हैं, जिससे कि उसको बनाने के बाद में 1 एकड़ में वो संरचना बनती है, पॉलीथीन लाइनिंग भी होती है, जिससे कि किसान भाइयों आप लोग साल भर उससे पानी जमा करके खेती कर सकते हैं। इसी तरह का आप लोग जो खेत तालाब है वो बना सकते हैं। खेत तालाब बनाना चाहिए आपको। तो साल भर की पानी की व्यवस्था आप लोगों को किसान भाइयों कैसे करनी है, उसके लिए सिर्फ आपके पास में 15 से 20 दिन का समय है। उसमें आप लोगों को भूमि और जल की संरक्षाएं बनानी है, जिससे कि आप खरीफ के साथ साथ जब ज़रूरत हो, ड्राई स्पेल पड़े, रबी सीजन में, जायद सीजन में आप लोग साल भर पानी उपयोग में ला सकें। किसान भाइयों, धाकड़ साहब ने सच कहा है कि जल है तो जीवन है, जल है तो खेती है। और जल आएगा कहाँ से? वर्षा ऋतु आने वाली है। हमारे किसान भाई भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए भूमि संग्रहण करें और ऐसे प्रयास करें जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि पूरा पानी ज़मीन के अंदर चला जाए और वर्ष भर आप उससे सिंचाई करते रहें। हमारे बीच में डॉक्टर गायत्री वर्मा जी हैं। आप हमें श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज अर्थात ज्वार, मक्का, बाजरा के संबंध में जानकारी देंगे।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी वर्तमान समय में पोषण सुरक्षा को लेकर के हमारी जो सरकार है वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसमें हम जो फसलें ले रहे हैं उसमें हम मुख्य रूप से जो है गेहूं है, चावल है, सोयाबीन है, इन्हीं फसलों को हम ले रहे हैं। लेकिन मोटे अनाज की यदि बात की जाए तो मोटे अनाजों को एक तरीके से देखा जाए तो सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है। इसे हम श्री अन्न भी कह सकते हैं और मिलेट्स के रूप में भी जो है इसको जाना जाता है। वर्ष 2023 में जो है मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और पूरे वर्ष भर शासन के द्वारा जो है इसको मनाया भी गया है और किसानों को लगाए जाने के लिए प्रेरित भी किया गया है। क्योंकि जो ये मोटे अनाज जिसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ये शामिल है, ये अनाज जो होते हैं ये पोषण से भरपूर होते हैं। यदि बात की जाए गेहूं की तो गेहूं की तुलना में जो है पोषक तत्वों की मात्रा जो है इन अनाजों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है गेहूं की तुलना में ज्वार और बाजरा, जो कि हमारे मालवा क्षेत्र की भी मुख्य फसल मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के दौर में हमने इन फसलों को लगाना जो है छोड़ दिया है। लेकिन अब हमें फिर से इन अनाज को वापस अपनाना होगा और इसको अपने आहार में भी शामिल करना होगा। क्योंकि अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य और पोषण स्तर है धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और हमारा जो स्वास्थ्य है मुख्य रूप से उसमें प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी देखी जा रही है। और ख़ास करके जो हमारी महिलाएं हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो पोषण को लेकर के ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं हमारे आहार में प्रोटीन की कमी मुख्य रूप से देखी जा रही है और महिलाओं में जो है आयरन की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। यदि हम इन मोटे अनाजों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो आयरन है, कैल्शियम है और प्रोटीन है, इन कमियों को बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो हमारे मोटे अनाज है इसमें फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा आज हम प्रभावित हो रहे हैं हम अपने पाचन को लेकर के हो रहे हैं, क्योंकि जो अनाज हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे पाचन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। यदि हम इन मोटे अनाजों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने पाचन और स्वास्थ्य स्तर को भी बेहतर बना सकते हैं और अपने स्वास्थ्य और पोषण स्तर के साथ साथ में हम अपने देश की आर्थिक समृद्धि में भी विशेष योगदान और भूमिका अदा कर सकते हैं। अभी गायत्री वर्मा जी ने बताया है कि मोटे अनाज को हमारे किसान भाई पहले से ही उगाते आए हैं, लेकिन इस समय इसको नए रूप में तकनीकी ढंग से उगाएं तो अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, आगामी समय में खरीफ मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे समय हमारे किसान भाइयों को बीज उपचार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बीज उपचार कैसे करना चाहिए, किन किन दवाओं से करना चाहिए, इस संबंध में जानकारी देंगे डॉक्टर मुकेश सिंह जी। जैसा कि अभी बीजोपचार की चर्चा चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीज हमारे किसान भाई जो बुवाई करते हैं तो समय पे बीज की बहुत बड़ी समस्या रहती है। यदि बाज़ार से सर्टिफाइड बीज उपलब्ध है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे किसान भाई घर का बीज यदि उपयोग कर रहे हैं बुवाई के लिए तो हमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो रहता है वो है उसका अंकुरण परीक्षण जाँच कर लेना। क्योंकि हमारे घर का जो भी बीज हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी वैरायटी यदि आपके पास है तो हम उसका अंकुरण परीक्षण ज़रूर कर लें। इसके लिए हमारे पास जो बीज उपलब्ध है उसमें से 100 दाने गिन करके किसी जूट या टाट की बोरी में गीली करके उसको रख लें और उसमें 2-3 दिन तक नमी बनाए रखें। तीसरे दिन पे उसमें से अंकुरण हो जाता है और उसमें से दाने गिन लें कितने बीज हमारे उग रहे हैं। यदि 75 दाने 100 में से उग रहे हैं तो ये मान के चलेंगे हमारा बीज बुवाई के योग्य है। यदि इसमें से 60 दाने उग रहे हैं तो ये बीज हमें बदलने की आवश्यकता है, हमें तुरंत बीज नया उपयोग करना है और प्रमाणित बीज बाज़ार से हमें ले करके बुवाई करना है। इसके बाद किसान भाइयों, अभी जो चर्चा हो रही है वो है बीजोपचार की। बिना बीजोपचार के जो किसान भाई सोयाबीन या अन्य फसलों की बुवाई करते हैं तो बरसात का सीज़न रहता है, उसमें हमारे बीज के सड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि हम लोग बीजोपचार कैसे करें और उसका सीक्वेंस क्या रहता है। तो हमारे किसान भाई बीजोपचार करते समय FIR वाला जो तरीका है वो ज़रूर अपनाएं। बीजोपचार करते समय सबसे पहले फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड हम लोग ले लें। यदि जैविक की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक का जैविक फफूंदनाशक बाज़ार में उपलब्ध रहता है, उससे 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से
ट्राइकोडर्मा विधि से बीजोपचार कर लें। यदि ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इसकी जगह मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम, ये भी रासायनिक फंजीसाइड है। सबसे पहले हमें 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस फफूंदनाशक से बीजोपचार करना है। यदि आपके खेतों में भूमिगत कीटों की समस्या है या ट्यूबर मौत या उदिया या दीमक की समस्या है तो हमें दूसरे नंबर पर कोई भी एक कीटनाशक दवाई से भी बीजोपचार करना है, जिसमें थायोमेथोक्साम है। इसकी 2.5 से 3 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके। और तीसरे नंबर पे आता है कल्चर। इसमें सोयाबीन की फसल में राइजोबियम कल्चर है, इसका भी हमें 2.5 से 3 ग्राम या 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करके हमें बुवाई करेंगे। तो हमारे खेतों में जो सड़ने की समस्या है, गलने की समस्या, पौध गलन की समस्या है, इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसका सीक्वेंस हमें हमारे किसान भाइयों को ये रखना है कि सबसे पहले फफूंदनाशक, दूसरे नंबर पर कीटनाशक और चौथे नंबर पर राइजोबियम या पीएसबी कल्चर से बीजोपचार करके हमें करना है। कभी कभी किसान भाई सीजन रहता है तो जल्दबाजी में इसका सीक्वेंस उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले राइजोबियम से कर लेते हैं, फिर कल्चर से कर लेंगे, फिर बीज में कोई भी कीटनाशक से बीजोपचार कर रहेंगे। तो ये हमें नहीं करना है। FIR वाला जो तरीका है वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले फफूंदनाशक, फिर कोई एक कीटनाशक, लास्ट में राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करेंगे तो हमें जो फ़ायदा होना चाहिए, हमारा अंकुर परीक्षण है वो अंकुर बहुत अच्छा होगा और पौध गलन की समस्या या रूट की जो समस्या आती है, गलने की समस्या आती है, वो नहीं आएगी और हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे जो कीड़ों की समस्या रहेगी वो भी, यदि कीटनाशक दवाई से हमने बीजोपचार करके बुवाई की है तो इसमें जो कीड़ों की समस्या है वो भी, इससे भी निजात पा सकते हैं। भूमिगत कीड़ों से तो बचाव होगा ही होगा, साथ में जो ऊपर हमें जो इल्ली लगती है उनसे भी बचाव हो सकता है। धन्यवाद सिंह साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। हमारे किसान भाइयों को बोने के पहले बीज उपचार करके अवश्य बोना चाहिए। इससे मिट्टी जनित रोग और जो कीटाणु लग जाते हैं शुरू में कीट, वो नहीं लगेंगे। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। डॉक्टर DK तिवारी जी हमें जानकारी देंगे कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, कैसे किसानों को करना चाहिए, साथ में सोयाबीन की कौन कौन सी उन्नत किस्में इस साल हमारे किसान भाई बोएं जिससे उत्पादन बढ़ सके। उन्नत खेती हम सभी किसान भाई करते हैं। इसमें रासायनिक खेती काफ़ी मात्रा में किसान भाई करते हैं, जिसके कारण अब इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। जैसे कि हमारे ज़मीन में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होना और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ने लगा है। तो भारत सरकार की मंशा अनुसार हमारे देश में नेचुरल फार्मिंग का एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया गया है इसे, और नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग अभी परियोजना चल रही है, जिसमें किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और किस तरह से हम रसायन मुक्त या जहर मुक्त खेती को करें, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर ज़्यादा अग्रसर हों। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती है क्या। जो प्राकृतिक खेती मुख्यतः ऐसी खेती है जो प्रकृति को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम करें, जिससे हमारे स्वास्थ्य, हमारी मृदा का स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर कोई कुप्रभाव ना पड़े। तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए किसान भाई, जिसमें लागत कम से कम हो, बिना लागत की खेती भी इसे कहा गया, लेकिन लागत तो कुछ ना कुछ लगती है, पर इसे कम से कम लागत की खेती माना जाता है। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दो चीज़ें हम लोगों ने सुना है। तो जैविक खेती में यह है कि जो हमारे कुछ जैविक प्रोडक्ट हैं जो बाज़ार में उपलब्ध है, तो उन्हें हम खरीदेंगे तो उसमें फिर लागत आ जाती है। इसलिए सरकार ने अब किसान भाइयों के लिए प्राकृतिक खेती नाम दिया है, जिसको किसान भाई अपना कर और अपनी लागत को कम कर सकते हैं, अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ख़ासकर जो ज़मीन है उसका स्वास्थ्य लगातार गिरने का कारण है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होना। जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारे ज़मीन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है,
और देखने में यहाँ तक आया है कि 0.4 के नीचे भी है ऑर्गेनिक कार्बन जाता जा रहा है। तो ये सरकार के भी और कृषि विज्ञान केंद्र के और सभी वैज्ञानिकों की यही कोशिश है कि हमारे ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़े, इसकी चिंता करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती, मूलतः गौ आधारित खेती है, जिसमें हमें गोबर गौमूत्र का प्रयोग करते हुए अपनी खेती में प्रयोग करना है, जिससे इस खेती में मुख्य लाभ ये है कि हमें 1 साल के अंदर ही हमारी ज़मीन स्वस्थ हो जाती है और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा लगभग 0.8 से 0.9 तक होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती अर्थात हमारे खेत में, हमारे गांव में जो संसाधन है उनसे ही खेती करना होता है। किसान भाइयों, किसानों के बीच में भी कुछ ऐसे किसान होते हैं जो न केवल अच्छे ढंग से अपनी खेती करते हैं बल्कि आसपास के किसानों को भी जागरूक करते हैं। हमारे चौपाल कार्यक्रम में मंच पर एक ऐसे ही किसान है, सतीश जी शर्मा, वो अपने अनुभवों को हमारे किसान भाइयों से साझा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सतीश शर्मा है। मैं ग्राम पनवाड़ी, जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूं और मैंने व्यवसाय की शुरुआत करी, फिर मैं मीडिया जगत से जुड़ा, लेकिन अब मैं खेती के लिए ज़्यादा समय दे पा रहा हूं। किसान खेती की लागत को कैसे कम करें, हम इस पर बात करेंगे। किसान अधिकतर परेशान लागत से ही रहता है, लेकिन किसानों को चाहिए कि वो खेती के जो अति आधुनिक तरीके हैं उन्हें अपनाएं। खेती के बोने के जो तरीके हैं आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे आ गए हैं, जिन्हें किसान अपनाकर अति आधुनिक खेती कर सकते हैं। अच्छे उन्नत बीजों का उपयोग करें ताकि लागत कम कर उत्पादन ज़्यादा बढ़े। जैसे कि जल संरचनाओं के लिए सरकार कई तरह की सहायता उपलब्ध करा रही है। शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक किसान ही प्रगति के पथ पर बढ़ता है और जो किसान ज़्यादा मेहनत करता है वही उत्पादन अच्छा लेता है और अपनी लागत को कम करता है। तो किसानों को जागरूक होकर सभी चीज़ों का लाभ लेना चाहिए, खास करके अच्छे बीज। सबसे पहले अपने बीजों को उपचारित करें, फिर मिट्टी की सेहत के लिए भी जागरूक रहे। किसान बीज अच्छा ले लेते हैं, उपचारित भी कर लेते हैं, लेकिन जो खेत की जो मिट्टी है उसके प्रति सहनशील नहीं है। तो खेत की मिट्टी में हमें किस प्रकार के तत्वों की कमी है या अधिकता है, ऐसे तत्वों की जानकारी के लिए हमें मिट्टी की जांच करवाना चाहिए। 2 साल या 3 साल में मिट्टी की जांच से पता चलता है कि हमें इस चीज़ की कमी है, तो हम बिना पैसा बिगाड़े उस चीज़ को उपयोग करें। खेती में जिंक की कमी है तो हम जिंक डालें, यदि सल्फर की मात्रा अधिक है तो हम यूरिया कम करें। इस प्रकार हम कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा किसानों से निवेदन है। किसान भाइयों, कृषि विकास के सही मायने बस यही हैं कि उन्नत कृषि की नवीनतम जानकारी हर गांव तक पहुंचे, गांव के हर किसान तक पहुंचे। आज हमारी टीम किसानों के बीच में आई और गांव में भी आई। हमारे बीच में एक सफल किसान है, उनसे मिलते हैं और उनके अनुभवों को लाभ लेते हैं। मेरा नाम ताराचंद पाटीदार है। मैं ग्राम पनवाड़ी का कृषक हूँ। मैं सर से जानना चाहता हूँ कि कृषि यंत्र के बारे में, कि आज के आधुनिक युग के हिसाब से नए नए कृषि यंत्र हमें कहाँ उपलब्ध हो जाएंगे और किस प्रकार से वो प्राप्त हो सकते हैं। अभी जो पाटीदार जी ने पूछा है प्रश्न, धाकड़ साहब उनका आप उत्तर दें। जो उन्नत कृषि यंत्रों के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहाँपुर लगातार उन्नत कृषि यंत्रों के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है और खरीफ सीजन हमारा अभी शुरू हो रहा है। और हमारे शाहजहाँपुर ज़िले में जो मैक्सिमम एरिया है 2,70,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती हो रही है। तो सोयाबीन के हम लोग हिसाब से देखें या जो हम लोग सब्जी लगा रहे हैं उसके हिसाब से भी देखें तो जो उन्नत कृषि यंत्र हैं अभी की स्थिति में हम लोग देखें जून के महीने में जिन किसान भाइयों ने अपनी खेत की तैयारी नहीं की है वो रोटावेटर चला के एक बाद में ही अपना खेत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो रोटावेटर चलाएं। कई किसान भाई क्या है कि खेतों में नरवाई की समस्या रहती है, हार्वेस्टर चलाने वाले खेतों में ज़्यादा रहती है और आजकल नरवाई प्रबंधन के बारे में सरकार बहुत जागरूक है। तो नरवाई प्रबंधन के लिए बहुत सारे उन्नत कृषि यंत्र आ गए हैं किसान भाइयों। तो नरवाई प्रबंधन के लिए खासकर हमारा गेहूं का एरिया है, तो गेहूं की नरवाई के प्रबंधन के लिए आप लोग क्या है कि जो हार्वेस्टर चलता है उसके बाद में स्टार रीपर जो रहता है, स्टार रीपर आप चलाएं, जिससे कि आपका भूसा भी इकट्ठा हो जाएगा। भूसा के साथ साथ आपका जो
5 से 10% गेहूँ रहता है वो भी कलेक्ट हो जाता है, वो आप लोग करें। नरवाई प्रबंधन के लिए एक कृषि यंत्र होता है जिसको हम लोग बेलर बोलते हैं। बेलर इस तरह का कृषि यंत्र रहता है, जो भी नरवाई रहती है गेहूँ की वो एक साथ पूरा इकट्ठी कर सकते हैं। जो भी भूसा है हमारा उसको पूरा बंडल के रूप में आप प्रयोग करेंगे। जो 8-10 टाली का भूसा है या गेहूं की नरवाई है वो एक टाली में आ जाए, छोटे छोटे बंडल बन जाते हैं। तो ये आपका बेलर होगा। एक चॉपर रहता है, चॉपर भी बहुत आधुनिक कृषि यंत्र है। गेहूं की जो भी नरवाई छोटे छोटे टुकड़े के हमारे खेत में बिखेर देते हैं, जिससे जो हम लोग जुताई करेंगे, जुताई से वो हमारी नरवाई खेत में मिल जाएगी, जिससे कि बाद में नमी मिलेगी, बरसात की नमी मिलेगी, हम लोग फसल लगाएंगे, जिससे हमारे खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ती है। ये तो खेत की तैयारी के लिए हो गया। जिन किसान भाइयों ने क्या है कि जुताई करते हैं, 3 साल में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई करनी है, वो भी रिवर्सेबल प्लाऊ से करनी है। जो हम लोग कल्टीवेटर लगातार चलाते हैं तो खेतों में क्या है कि एक निश्चित हार्ड लेयर बन जाती, कड़ी लेयर बन जाती, जिससे बरसात का पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। इसलिए 3 साल में एक बार अपने को गहरी जुताई करनी है, जिससे हमारी हार्ड लेयर टूट जाएगी, हमारे खेतों में नमी बनी रहेगी, बरसात का जो भी पानी है वो हार्ड लेयर टूट जाएगी, ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बैठेगा। ये अपने को करना है। और बुआई का समय भी सोयाबीन का हमारा आ ही रहा है। तो बुआई के लिए किसान भाइयों जो रेज बेड प्लांटर है उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हम लोग क्या अभी देखते हैं बरसात का जो सीज़न है हमारे, इस बार पूरे गर्मी में कभी कभी पानी गिरता रहा, बरसात में तो अच्छी बारिश होती है, अधिक तीव्रता की बारिश होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में सोयाबीन को हम लोग रेज बेड प्लांटर से लगाएं। इसमें क्या है कि एक बेड पे 2 लाइन में बोनी होती है, अगल बगल में काफ़ी गहरी नालियाँ रहती है, जो अधिक वर्षा की स्थिति में सुरक्षित जल निकास हो जाता है। और कभी कभी हमारी बरसात होती भी नहीं है, ऐसा होता है 10-15 दिन बारिश नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में मेड़ पे हमारी फसल रहती है, इसलिए नमी का संरक्षण बहुत बढ़िया रहता है। तो आप लोग रेजबेरी प्लांटर से बुआई करें, BBF से बुआई करें, इस तरह के कृषि यंत्रों से बुआई करें। बीजोपचार करने के लिए भी किसान भाइयों के आज का ड्रम आ गया, जिससे बीजोपचार भी आप लोग कर सकते हैं। इस तरह की सभी तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र लगातार आप लोगों के बीच में ला रहा है। और बीच में अभी कोई भी जानकारी चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में आप लोग कृषि यंत्रों के संबंध में उन्नत खेती के बारे में आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, उन्नत कृषि यंत्रों से एक बात तो सही है कि धन, समय और श्रम की बचत होती है। हमारे बीच में एक और किसान भाई है, हम उनसे मिलते हैं। आपका परिचय बताएं। राजेश पाटीदार। में सबसे ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग सभी किसान करते हैं। उसके लिए जैविक कीटनाशक क्या है और खरीफ फसल में कीट नियंत्रण का कैसे सुझाव किया जाए। अभी राजेश पाटीदार जी ने जैविक कीट नियंत्रण के संबंध में जानना चाहा है, तो डॉक्टर DK तिवारी जी बताएं। किसान भाई, जैसा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जैविक कीटनाशक जो कीड़ों का प्रकोप क्या है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शुरुआती अवस्था में ही हमें जैविक कीटनाशक का अगर प्रयोग करते हैं तो शुरुआती अवस्था से ही करना पड़ेगा, जिससे हमारे खेतों में वो ज़्यादा प्रकोप ना कर पाए। और शुरुआती अवस्था में करने के लिए जैसा हमने बताया था कि नीमास्त्र का प्रयोग करें। एक नीमास्त्र अपने घर में ही बनाया जा सकता है। आपके खेत में पूरे संसाधन उपलब्ध होते हैं। नीम की पत्ती, गौमूत्र, नीम की पत्ती का पेस्ट बना लें, उसको गौमूत्र में 48 घंटे के लिए रखें और उसके बाद उसको छानकर उसके अर्क को स्प्रे करें खेत में। तो जो बारीक इल्लियाँ होती हैं शुरुआती अवस्था में, वो इल्लियाँ जैसे ही लगती हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको खेत का लगातार निरीक्षण करना पड़ेगा। जैसे ही आपको समझ में आए कि हमारे खेत में बहुत बारीक कीड़े या कुछ मक्खियाँ उड़ रही हैं, उसी समय आप नीमास्त्र का प्रयोग कर दें, अग्नियास्त्र का प्रयोग कर दें, तो निश्चित रूप से उसमें नियंत्रण हो जाएगा। अगर कुछ इल्लियाँ ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तब फिर आप, जैसा कि मैंने बताया था कि नीमास्त्र के बाद ब्रह्मास्त्र और 10 पर्णी अर्क। 10 पर्णी अर्क में क्या है, 10 प्रकार की ऐसी पत्तियों का प्रयोग है जिसको जानवर नहीं खाते, जो बहुत कड़वी होती हैं। कड़वी होने के कारण जानवर खाते नहीं हैं, तो उन पत्तियों को लाना है, उसका पेस्ट बनाना है और उसमें और कुछ घटक यूज करना है। जैसे लहसुन है, लहसुन की चटनी है, उसमें मिर्च है और हींग है। इस तरह के 8-10 प्रकार के पेस्ट से जो है 10 पर्णी अर्क तैयार करें और उससे नियंत्रण करेंगे तो बड़े इल्लियों का भी प्रकोप कम हो जाएगा।
जैसा कि जैविक कीटनाशक में आप सीधा ये समझिए कि कीड़े को हम मारने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हम अपनी फसल को बचाने का प्रयास करते हैं और हमारी फसल सुरक्षित रहे और कीड़े मरेंगे नहीं, वो आपकी फसल से दूर चले जाएंगे क्योंकि उनका स्वाद बिगड़ जाएगा। जैसे ही आपकी फसल में जब आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया वगैरह देते हैं तो हमारी फसल जो है एक मीठेपन का अनुभव करती, मीठा आ जाता है जो कीटाणुओं के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके वजह से कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। जब हम इसका प्रयोग करेंगे 10 अर्क का, उसका स्वाद बिगड़ेगा और वो हमारे फसलों से दूर भागेंगे और हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे बीच में जो कुशल विशेषज्ञ हैं उनने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसानों को, न केवल ग्राम पनवाड़ी के किसानों को बल्कि प्रदेश और देश के किसानों को सामयिक जानकारी दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एस धाकड़ साहब, आपने कृषि यंत्रों के संबंध में जानकारी दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर गायत्री वर्मा जी को, आपने महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मुकेश सिंह जी को, आपने भी बहुत बढ़िया बीज उपचार से संबंधित और कीट नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी। मैं DK तिवारी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने प्राकृतिक खेती को कैसे करना चाहिए आधुनिक समय में उस संबंध में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद तो हमारे सतीश जी शर्मा भी हैं, आप बहुत बढ़िया खेती भी करते हैं और आसपास के किसानों को भी जानकारी देते हैं। धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का, आप हमारे बीच में आए और आप अपने अनुभवों को बताया और हमारे विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं का समाधान कराया। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम का लाभ यही है कि हमारे किसान भाई इसको देखें और सुने और आसपास के किसानों को भी बताएं और आषाढ़ी बोने की तैयारी में जुट जाएं। फिर अगली चौपाल में ऐसे ही नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।